नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या विभिन्न प्रकार के जो कर लगाए जा रहे हैं उसके द्वारा भारतीय व्यापारियों को मारने की व्यवस्था हो रही है, भारत के व्यापारों को चौपट करने की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि भारत में वॉलमार्ट जैसे बड़ी बड़ी चेन अब आ रही है। आपको याद होगा कि हमने जब पहले बिंदास बोल में भी इस मुद्दे को उठाया था, रिटेल में एफडीआई के मुद्दे के खिलाफ जब हमने लगातार 2-3 बिंदास बोल किए थे, तब हमने कहा था कि वॉलमार्ट जब आने के लिए यहां पर उसको परमिट किया जाएगा तो इस प्रकार के षड्यंत्रों के द्वारा वो व्यापारियों के दुकान को बंद करने का काम करेगा। उसमें हमने कहा था कि भारत में टैक्सेशन का जो रिस्ट्रक्चर किया जाएगा वो व्यापारियों के खिलाफ रहेगा, वो इतना खिलाफ रहेगा कि इसमें इतना विरोधाभास रहेगा कि वॉलमार्ट का डिस्काउंट और व्यापारियों का टैक्स से भी ज्यादा वॉलमार्ट जब डिस्काउंट देगा तो कोई भी इनके दुकान पर जा नहीं पाएगा। लेकिन यह बात केवल टैक्स और बात केवल रेट की नहीं है। अगर ग्राहकों को कोई चीज सस्ती मिलती है तो उसका समर्थन होना चाहिए। कोई टैक्स अगर भारत सरकार को जाता है और वो भी स्थानीय विकास के लिए जाता है तो समर्थन होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है कि कोई भी चीज आप जब करते हैं तो उसके पीछे का असली मकसद क्या है। असली मकसद है इन व्यापारियों को बर्बाद करना, इन व्यापारियों को दुकानों को ताले लगाना और इसके बाद वॉलमार्ट के लिए भारत में ग्रीन फील्ड तैयार करना। रिटेल में एफडीआई इस देश के लिए कभी भी सही नहीं है। इसके कई तर्क वितर्क और चर्चाएं हम इस कार्यक्रम में पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में एलबीटी को लेकर स्थानिक बॉडी टैक्स जो है वो जिस तरीके से वहां पर इन्फोर्स किया जा रहा है उसके खिलाफ लगातार हिस्टोरिकल बंद, 30 साल में इतना बड़ा बंद कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा बंद वहां पर व्यापारियों का चल रहा है। मीडिया, समाज के सामाजिक संगठन, सरकार चुप है। पता नहीं आपको शायद जानते नहीं होंगे कि जो वॉलमार्ट के साथ डील करने वाले भारत की पीआर कंपनियां हैं, जो वॉलमार्ट के साथ पार्टिसिपेशन और पार्टनरशिप करने वाली भारत की कंपनियां हैं, उनका मीडिया में विज्ञापन का बाजार कई हजार करोड़ रुपए का है और शायद उनकी नाराजगी मीडिया मोलना नहीं चाहता, इसलिए भी व्यापारियों के पक्ष में इस बार बात नहीं हो रही है। हमने सोचा कि जब अन्याय किसी के ऊपर होता है तो बिंदास बोलो सुदर्शन हमेशा उसके लिए खड़ा होता है, और इसलिए हम व्यापारियों के ऊपर लगने वाले इस टैक्स के पीछे का जो सच है वो आपके सामने लेकर आए हैं। क्या है आपका कहना? आप कॉल कर सीधे बता सकते हैं। व्यापारियों की आवाज भले ही और कोई नहीं दिखा रहा है, आप कॉल करके आपकी बात को रख सकते हैं। दुनिया भर के दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे और बिंदास बोल का इतिहास भी है कि इसमें हम जिस भी मुद्दे को उठाते हैं उस विषय पर राय बनाने में आसानी जरूर होती है। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। महाराष्ट्र के व्यापारी एक बार फिर से सड़कों पर हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के द्वारा व्यापारियों पे लगाए जा रहे कर एलबीटी को लेकर व्यापारियों में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। लगता है एफडीआई के बाद अब सरकार एलबीटी लागू कर वहां के व्यापारियों को समाप्त करना चाहती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र के अन्य शहरों में एलबीटी के विरोध में चल रही हड़ताल के कारण अब तक 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये नुकसान सिर्फ सरकारी राजस्व का ही नहीं हो रहा, इसमें तमाम ऐसे छोटे बड़े व्यापारियों की कमर टूट रही है जो लगातार इसके विरोध में पिछले कई दिनों से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों के विरोध के बावजूद सरकार अभी तक झुकने को तैयार नहीं है। राज्य के दोनों सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और राकपा इस मुद्दे पर चुप्पी साध चुकी है। अब तक राज्य के 19 नगर पालिका क्षेत्रों में एलबीटी लागू किया जा चुका है। मुंबई में इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाना है। एक महानगर में पहले सरकार एफडीआई की अनुमति देती है और फिर उसके बाद अब एलबीटी जैसे कर लागू करके उसकी रोजी रोटी को मारना चाहती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये कर सरकार विदेशी व्यापारियों के दबाव में लागू कर रही है, जो हमेशा से ही छोटे भारतीय व्यापारियों के लिए तरह तरह की साजिशें करते रहते हैं। मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में चल रहे बंद के कारण आम आदमी को जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी। लोकल बॉडी टैक्स का ये मामला दिनों दिन गहराता ही जा रहा है। एलबीटी को लेकर महाराष्ट्र सरकार और फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र के बीच जारी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
इस पूरे घटनाक्रम पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी, शिवसेना और एमएनएस के बाद अब एनसीपी भी व्यापारियों के समर्थन में उतर आई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक ऑक्ट्राई है और यहाँ पर हर चीज पर सबसे अधिक टैक्स देना पड़ता है। अगर अभी एलबीटी पूरी तरह से लागू किया जाता है तो इससे हर सामान अन्य शहरों के मुकाबले ज्यादा दाम पर मिलेगा। अगर आप कार खरीदते हैं और ये कार दिल्ली में यदि 5 लाख की मिलेगी तो वही कार आपको मुंबई में 5,55,000 में मिलेगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक देश में इतना अंतर क्यों? ये व्यवस्था व्यापारियों पे सरकार जबरन थोपना चाहती है ताकि विदेशी व्यापारियों को लूट की खुली छूट दी जा सके और वॉलमार्ट जैसे विदेशी व्यापारी आसानी से अपने पांव पसार सके। हर व्यापार में कभी न बिकने वाला भी माल होता है जिसे डेड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। एलबीटी जैसे कर इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे व्यापारियों को कर के नाम पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार की ओर से सेट ऑफ का भी कोई जिक्र नहीं है जिससे जितना माल बिके केवल उसी के ऊपर टैक्स भरा जाए। इसको लेकर व्यापारियों में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल बना हुआ है और सरकार हाथ में हाथ धरे चुपचाप तमाशा देख रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वॉलमार्ट और एफडीआई के लिए भारतीय व्यापारियों को खत्म किया जा रहा है? यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको खुलकर बोलना चाहिए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम जी। बोलिए। मैं ठाणे महाराष्ट्र से कुंदन बात कर रहा हूँ। हाँ। विश्व में ऐसे कई पूंजीवादी देश हैं जो गरीब और विकासशील देशों को प्रत्यक्ष रूप से तो गुलाम नहीं बना सकते, किंतु आर्थिक साम्राज्यवाद के तहत जहाँ जहाँ भ्रष्ट व्यवस्था है उस देश के सर्वोच्च शासक या व्यवस्था को आर्थिक प्रलोभन देकर अपने मन मुताबिक कानून बनाने के लिए विवश कर उस देश को आर्थिक गुलाम बना देते हैं। दुर्भाग्यवश हमारी भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से ये हमारे देश में भी कामयाब हो रहे हैं। हमारे पतन की नींव 1994 में WTO में शामिल होकर तत्कालीन पंतप्रधान पीवी नरसिम्हा राव ने रखी और विश्व के पूंजीवादी शोषणखोरों के लिए हमारे देश के दरवाजे खोल दिए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान यूपीए सरकार ने स्थानिक व्यापारियों के विरोध को और राष्ट्र हित को दरकिनार कर एफडीआई को मंजूरी दे दी, जिसके लिए विदेशी लोगों ने भारत की जो व्यवस्था है उसमें लॉबिंग की, ऐसा गंभीर आरोप हम लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनी, शोषणखोर कंपनी को भारत की बाजार में हावी होने देने के लिए महाराष्ट्र के व्यापारियों को एलबीटी जैसे अमानुषी कर के बोझ के तले दबा के उन्हें कंगाल बना देने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। ये सिलसिला यदि आगे रोका नहीं गया तो आने वाले कुछ ही सालों में हम मात्र कागज के ऊपर स्वतंत्र रह जाएंगे। सूरज जी, बड़ी गंभीर बाबत है। ये मात्र व्यापारियों का प्रश्न नहीं है, ये आम जनता का भी प्रश्न है कि इतने अमानुषी कर एक वस्तु के ऊपर जो लगा देते हैं तो आखिर महंगाई तो आम जनता को ही भुगतनी पड़ेगी। तो आने वाले अराजकता का समय का हमको आभास हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने व्यापारियों को एक पूरे भारत में एक मजबूत वोट बैंक बनाने का एक मन बनाया है कि ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था को हम दूसरे तरीके से तो उखाड़ नहीं सकते, तो हम एक मजबूत वोट बैंक बना के ये भ्रष्ट व्यवस्था को हम नेस्त नाबूद कर देने की संकल्पबद्ध है। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने सुना कि कॉलर क्या बात रख रहे हैं। इस पूरे विषय को केवल आप एक टैक्स के रूप में मत देखिए, क्योंकि केवल एक टैक्स तो एक समर्थन भी हो सकता है, लेकिन टैक्स लगाने के पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे की मंशा क्या है, वो लगाने वाले को पीछे से रिमोट से ऑपरेट कौन कर रहा है, ये सारे मुद्दे इस एलबीटी में आते हैं। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम क्यों पूछ रहे हैं आपको ये सवाल। देखिए, खुदरा व्यापारियों को विदेशी कंपनियों के दबाव में खत्म करने की साजिश। एफडीआई को भारत में लाने वाली कांग्रेस सरकार विदेशी कंपनियों के दबाव में काम करने लगी है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लगाया गया लोकल बॉडी टैक्स भी इसी बात का नमूना है। वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का भारत में पैर पसारना। जब भारत सरकार ने रिटेल में एफडीआई की परमिशन दी थी, तभी ये बात सामने आ गई थी कि भारत के 5 करोड़ से ज्यादा खुदरा व्यापारी कंगाल हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया था। लेकिन
आज वही सरकारें खुद भारत के छोटे व्यापारियों को खत्म करने में लगी हुई हैं। सरकार का भारतीय व्यापारियों की बात न सुनना एलबीटी के दौरान देख भी सकते हैं। हम स्क्रीन पर इन कारणों को भी लगातार चला रहे हैं। आप इन कारणों के साथ आप अपने मुद्दे भी हमको भेज सकते हैं। अब हमें फोन करने में फोन लाइनें कई व्यस्त होती है, इसलिए लोग कंप्लेंट करते हैं कि आपके यहां पर फोन लाइन पर बात नहीं हो पाती, तो आप हमें फेसबुक के द्वारा भी अपने अपडेट भेज सकते हैं, जो हम स्क्रीन पर आपके लिए चलाएंगे। हम आपके लिए सुदर्शन न्यूज इस आईडी के साथ देश भर की, दुनिया भर की सारे सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं और आपकी सारे प्रकार की अभिव्यक्ति हम बिंदास बोल के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ बोले। बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। हाँ हम सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब बोल के। हाँ अब हमारे देश में एफडीआई नहीं आना चाहिए। वॉलमार्ट जैसे बड़ा बड़ा मार्केट आएगा तो हमारा देश में हमारा छोटे छोटे व्यापारियों लोगों को बहुत मार पड़ता है इससे। इसलिए बड़ा बड़ा वॉलमार्ट आने से नेता लोग को बहुत फायदा है उसमें। हाँ सूरज जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये सारे मुद्दों के साथ आप पहले भी चर्चा में देख चुके हैं कि बड़े व्यापारी अर्थात मॉल, अर्थात केवल आज का मॉल नहीं बल्कि वॉलमार्ट वर्सेस व्यापारियों की स्थिति क्या रहेगी, यह हम आपको बता चुके हैं। उसके कई तर्क हम आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम बताने के बजाय आप कॉल करें, व्यापारी अपनी बात को रखे। इस मंच का उपयोग आप अपने विषय को लोगों को समझाने के लिए और सरकार को राय बदलने के लिए करें। अगले कॉल। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं बॉम्बे से सोशल एक्टिविस्ट एनी कोहली बोल रही हूँ। बोलिए एनी जी। देखिए ये जो एलबीटी है ये देश को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। ये देश में सिर्फ सेल्स बॉयज और सेल्स गर्ल्स रह जाएंगे। वॉलमार्ट को लाने के लिए लगाया जा रहा ये टैक्स जो है, ये दुकानदार का बिजनेस तो होगा ही नहीं और दुकानदार मजबूर हो जाएंगे अपनी दुकानें सरकार को देने के लिए औने पौने भाव में, या उन्हें कुछ थोड़ा सा लालच दे दिया जाएगा कि भी ठीक है आप अपनी दुकानें दे दो और वहाँ पे हम एसी मॉल बना देंगे, आप इसमें जॉब करो या आपको लाइफ लॉन्ग रेंट दिया जाएगा थोड़ा सा। तो ये इस तरह की जो साजिश जो चल रही है, जो आज का जो शाह है वो कल का नौकर हो जाएगा। अपनी दुकान में क्या करेगा? सीएम ने तो पहले वायदा किया था कि वैट के बाद मैं कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, उसके बाद सर्विस टैक्स लगाया, अब ये लोकल बॉडी टैक्स। इसके बाद मैं बताती हूँ क्या होगा। जैसे बॉम्बे में बुलेट की रफ्तार से चलती है ना लोकल ट्रेन, इसी तरह से टैक्स आएंगे। बांद्रा लोकल टैक्स, अंधेरी लोकल टैक्स, ये इनका पूरी मंशा है। किसी तरह से भी हिंदुस्तान की जनता, आम जनता को कंगाल करो और अपना गुलाम बनाओ और अपनी जेबें भरो, अपनी कुर्सी, मंत्री की कुर्सी जिंदाबाद रहनी चाहिए। बस इसी तरह से इन्होंने मजमा लगाया हुआ है। जैसे लोग जो रोड में मजमा लगाते हैं, इसी तरह से इन्होंने टैक्सों का मजमा लगा दिया है कि रोज बेहाल हो रही है जनता इनके टैक्सों से। संजय का जेल में जाना रो रही है मीडिया, या मैच फिक्सिंग पे रो रही है बहस, लेकिन गरीब की थाली में खाने को नहीं है, दाल रोटी चावल नहीं है। आप क्या मैच फिक्सिंग और संजय दत्त को रो रहे हैं? सबसे पहले इसको देखो ना, लोकल बॉडी टैक्स जो आ रहा है 12.5%, कहाँ से लाएगा गरीब? आज मजदूर को रोड के ऊपर मजदूरी नहीं है क्योंकि दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद रखना जरूरी है क्योंकि ये अंधी बहरी सरकार सुनती भी नहीं और कुछ देख भी नहीं रही। इनकी ओर से पूरी जनता मरे, लेकिन इनकी कुर्सी जिंदाबाद होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपका जो चैनल है, इस चैनल के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया जाए ताकि देश में कुछ बदलाव आए और ये जो वॉलमार्ट वगैरह जो कंपनियां आ रही हैं शायद वो आने से रुक जाए और मंत्रियों की करतूत का पूरा पर्दा भी फाश हो जाएगा। नमस्कार। धन्यवाद।
भारत में जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ की व्यापारी व्यवस्था है, व्यक्ति को व्यापारी बनाने की दिशा में, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने की दिशा में, उद्योगपति बनाने की दिशा में, स्वयं रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाती है। लेकिन जो विदेशी व्यापार व्यवस्था है वो नौकर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है। आप इस व्यवस्था को अगर बनाएंगे तो वॉलमार्ट अगर बैठ जाएगा तो एक साथ कई लाख नौकरियां बैठ जाएगी। और इसलिए अमेरिका में वॉलमार्ट के कई नंगे नाच के बावजूद भी अमेरिका का राष्ट्रपति भी वॉलमार्ट के खिलाफ खुलेआम कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वॉलमार्ट के सेहत का असर अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत में विभिन्न प्रकार के व्यापारी अपने अपने कर्मों और अपने अपने ईमानदारी के आधार पर आगे बढ़ते हैं, और अभी कभी कोई फेल भी हो जाता है तो उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। हमें तय करना होगा कि क्या हम व्यक्तिगत जो उद्यमी है उसको आगे बढ़ाएंगे, या हम एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करेंगे जो उद्यमी को आगे बढ़ाने के बजाय नौकर बनाती है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। वेद प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो सरकार है, जो विदेशियों के हाथ बिकी हुई सरकार है, इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल, लेकिन कुछ करना तो होगा। हाँ, कुछ करना है कि ये इनका विवाद जितने भी निकल रहे हैं इनको या तो बहिष्कार किया जाए या इनको बाहर बिल्कुल बंद, जनता इनसे कुछ भी ना ले, इनसे तब तो बात बन सकती है। अपने आप बंद करके भागेंगे ये। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार सर जी, मैं महावीर प्रसाद किलेरी बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर, ये लोग है ना एलपीजी टैक्स लगा के मतलब गरीबों को तो चौपट कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था भी इन लोगों की है, सारे के सारे वॉलमार्ट और विदेशी कंपनियों की साजिश है सर। मैं ना गरीब लोग भूख मरेंगे। आज महाराष्ट्र में हमारी ये हालत है। मैं मुंबई में अभी, यहाँ चीनी 70 रुपए किलो मिल रहा है। सारा मार्केट बंद पड़ा है आज 1 तारीख से लेके। चीना हराम कर दिया है सरकार ने सर बुरी तरह से। मतलब ये विदेशी कंपनियों को 5000 कंपनियां ले आई भारत में। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जान दे दी थी, लेकिन आज यहाँ हजारों कंपनियां भारत में घुस चुकी है। बिल्कुल, और वो जान देने के लिए भी 200 साल लड़ना पड़ा, तब जाके वो भाग गई थी। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए, ऑपरेटर के द्वारा दिए जाने वाले सूचनाओं का पालन करिए, और आप अच्छी तरीके से अपने तर्कों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। लोगों को समझाइए कि आप इस विषय पर अपना क्या तर्क रखते हैं। इस तर्क के साथ सरकार ये कहती है कि स्थानीय कर जरूरी है, क्योंकि स्थानिक डेवलपमेंट अगर करनी होगी, स्थानीय विकास चाहिए, तो वहां पर लोकल टैक्स भी चाहिए। लेकिन क्या स्थानिक डेवलपमेंट के लिए केवल एलबीटी ही एकमात्र उपाय है? नहीं, सर्विस टैक्स से लेकर कितने कई प्रकार के टैक्सेस विभिन्न प्रकार से हर आदमी के जेब से निकालने की व्यवस्था सरकार ने रखी है। उसमें ये टैक्स के लिए केवल अलग विंडो मत तैयार करो, यह व्यापारियों का कहना है। व्यापारियों का कहना है कि हमें तो खुद की जेब से देना नहीं, हमें ग्राहक से लेना है और सरकार को भरना है। अब जो वैट वर्तमान में चल रहा है, उसी वैट के में ऊपर आप 1% 2% जो आपको लगाना है लगाइए, लेकिन हमें और एक ऐसा काम मत शुरू करिए कि जिसके लिए हमको हमारे यहां पर कोई क्लरिकल काम का रजिस्टर मेंटेन करने का और एक काम शुरू हो जाए। आपको पता होगा कि रिटेल व्यवसाय करने वाले ज्यादातर लोग पारिवारिक स्तर पर अपना व्यवसाय चलाते हैं, और ऐसे में घर की महिला भी कई बार दुकान पर बैठती है और वो व्यापार चलाती है। अशिक्षित पिताजी होते, वो भी बैठते हैं, चलाते हैं। कम सीखा हुआ कोई रिश्तेदार भी हाथ बटाने आता है, वो भी उस दुकान को चलाता है। ऐसे में ये सारी व्यवस्था अगर इतनी क्रिटिकल की जाएगी तो ये दुकान कभी चल नहीं पाएगा, और यही व्यवस्था ये चाहते हैं कि ये दुकान ना चले। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए, क्या बोलना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया। हम एमएमएस देखते हैं कि क्या कहता है। जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो टैक्स लगाएंगे, उनको प्रॉब्लम हो सकती है और वो टैक्स नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर छोटे जो गरीब हैं, अगर वो 500 रुपये भी दिन का कमाते हैं, अगर वो टैक्स कमाएंगे तो वो खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? हम यहां पर रुकते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं एलबीटी, जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। इस विषय पर सरकार का, मीडिया का, किसी का कोई ध्यान नहीं है, तो हमने सोचा कि क्या सच्चाई है लोगों के सामने लाई जाए और
खास करके जब कोई षड्यंत्र किसी ऐसी चीज के पीछे होता है तो हम सबसे पहले आगे आते हैं और इसमें एफडीआई वालों का जो षड्यंत्र है ये हम आपके सामने लेकर आए। वैसे तो हम किसी भी टैक्स का समर्थन नहीं करते, क्योंकि खास करके जब देश विकसित होने जा रहा है ऐसे में लाखों करोड़ रुपया काला धन जो हमारा विदेश में पड़ा है, अगर उसको लाने के लिए सरकार ईमानदारी के साथ प्रयास करेगी तो हमको 20 सालों तक 30 सालों तक किसी प्रकार का कोई टैक्स ही नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार अपनी ईमानदारी, अपना दंडा या अपनी हट धर्मिता व्यापारियों के खिलाफ दिखाने के बजाय ये सारी शक्ति अगर काले धन को भारत में वापस लाने के लिए लगाती तो कोई टैक्स ही नहीं लगाना पड़ता, न स्थानिक, न राज्य का, न केंद्र का, न चोरी का, न बाबू का। लेकिन जो भी टैक्स लगाना पड़ रहा है उस टैक्स की व्यवस्था इंस्पेक्टर राज तैयार करने वाली है। इंस्पेक्टर राज पहले भी था और ये इंस्पेक्टर राज हमारे यहां की व्यवस्थाओं को बदनाम करने के लिए, उसको व्यापारी को चोर ठहराने के लिए, और व्यापारी को चोर ठहराएंगे तो उसका नाक दबा के या उसका कान पकड़ के कुछ भी करवाना उससे सहज हो सकेगा, और इसलिए व्यवस्था वापस ला जा रही है। दुनिया में इंस्पेक्टर राज खत्म हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा दिया जा रहा है। कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ, मैं संतोष उपाध्याय हावड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए। ऐसा लगता है कि देखिए, विकास दर 6% से जब नीचे आ गया, हाँ। तो आर्थिक इंजन को चलाने के लिए इन्होंने कहा कि विदेशी निवेश आवश्यक है। हाँ। रिटेल में एफडीआई लाने के लिए उन्होंने अपने सरकार तक को दाव में लगाने पे कोई मतलब की कमी नहीं की। ये सरकार चली जाए उससे उनको फर्क नहीं पड़ता था। और एक बात ये समझने का है, खुद सरकार के अनुमान के मुताबिक अगले 5 साल में मात्र $3 अरब यानी कि करीब 16,500 करोड़ रुपए ही देश में आने की संभावना है। यह इतने बड़े 125 अरब के पॉपुलेशन के देश में यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक व्यवस्था, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को इन्होंने जन्म दिया है जो मुट्ठी भर लोगों के लिए अपार धन जमा होने की अनुमति देता है, और जबकि लोगों का आज के देश में गुजारा भी नहीं हो रहा है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको भोजन भी नसीब नहीं है। और यह सब केवल अपने संकीर्ण हितों को ध्यान में रखकर, यह हमें तो ऐसा लगता है यह एक विदेशियों के साथ कुछ नेताओं का साठगांठ है जो कि अपनी संकीर्ण हितों को ध्यान पूरा करने के लिए हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ हेलो, नमस्कार। बोलिए। सूरज जी। हाँ हाँ, हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं। हाँ, क्या कहना है आपको? आप बहुत अच्छा मुद्दा लेके आते हैं, बाकी चैनल लोग ऐसा मुद्दा क्यों नहीं लेके आते हैं? ये तो वही जानते हैं। हम तो वॉलमार्ट के बारे में कहना चाहते हैं कि ये नहीं बनना चाहिए हमारे इंडिया में। धन्यवाद। विदेश में बैठे भारतीय भी यहाँ की समस्याओं के प्रति जागरूक है, सतर्क है और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमेशा आगे बढ़कर आते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। मैं सुनीता पांडे झांसी से बोल रही हूँ। बोलिए। अभी तो जब एफडीआई आया ही नहीं तब से सरकार उसके दबाव में उसका रास्ता साफ करने में लग गई है। जब आ जाएगी तब तमाम ऐसे टैक्स और कानून बनेंगे जो भारतीय व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। जिस तरह ईस्ट एशिया कंपनी ने आकर भारत को ओवरटेक कर लिया था, बाद में ब्रिटिश सरकार ने उसे ओवरटेक कर दिया। ठीक यही पोजीशन वॉलमार्ट के साथ ही है। भारत 10-15 साल में आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलबीडी लगा के हम गरीबों को और ये तकलीफ में लाना चाहते हैं। हाँ, तो हम क्या चाहते हैं कि अभी हम सब व्यापारी लोग मिलके ये जितने भी नेता लोग हैं जो काला धन जमा करके बैठे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, इन सबको हम लोग जैसे अंग्रेजों को भगाया था, अब इनको निकाल के भगाना चाहिए। धन्यवाद। भारत में जब एफडीआई आई तब व्यापारियों ने ऐसा तगड़ा विरोध किया होता तो ये समस्या ही नहीं आती। अब उसके कारण आने वाली ये टैक्स तो केवल एक शुरुआत है, अब तो और कई समस्याएं आनी है। भारतीय व्यापारी अगले ऐसे सारे दमन के लिए तैयार है या एक बार ही इस समस्या को निपटने के लिए एक होकर इसका मुकाबला करें। अगले कॉलर। नमस्कार।
हाँ सर, देखिए मैं अभी कुछ देख रहा था, चैनल देख रहा, आपके चैनल के अलावा कहीं ये व्यापारियों का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। केवल यही मैं आपके न्यूज में भी देख रहा था कि वो दिख रहा था, बाकी किसी चैनल पे नहीं दिख रहा है। तो वो व्यापारी 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस की जो सरकार है वो सुन नहीं रही है उसकी, व्यापारियों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और एक तरह से ये जो एफडीआई में जो रिटेल की जो बात चली थी ये उसी के थ्रू ये सब कर रहे हैं कि 50% जो रिटेल में एफडीआई की बात उससे कि वॉलमार्ट, टेस्को ये कंपनियां आएंगी तो हमारे व्यापारियों को खत्म करने की ये एक साजिश हो रही है। उनपे कर लगाओ और उन्हें कमजोर करो और उन्हें खत्म कर दो, जिससे इनका रास्ता साफ हो कि हमारे देश के व्यापारी खत्म हो जाएंगे और फिर इनसे हमारे देश के आम लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी माल खरीदने की मजबूरी होगी। अब हम फिर इनके गुलाम बन के रह जाएंगे अपने एक। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपको। नमस्कार जी। हाँ, ये जो खुदरा बाजार जो है ये अमेरिका की खुदरा व्यापार की भीमकाय कंपनी जो वॉलमार्ट और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इस देश के अंदर घुस आई हैं। भारत के इस विशाल खुदरा बाजार पर लगी है। इसके साथ साथ भारत की बड़ी बड़ी जो कंपनियां इनसे हाथ मिला रही हैं। इन्होंने रणनीति बनाई हुई है कि पहले तो इस अपने भारत के खुदरा बाजार को बदनाम करो और इसके बाद इसको असंगठित बता करके इसमें जो है विदेशी जो पूंजी है उसका निवेश करा दिया जाए। इसके ऊपर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि बिगड़ चुकी है चाल ढाल और बिगड़ चुके हैं माल, बिगड़ चुकी है चाल ढाल और बिगड़ चुके हैं माल, लोकतंत्र की खाल पर उठने लगे सवाल। आज नहीं दुश्मन से खतरा, अरिदल के अणुबम से खतरा, हमें नहीं ईरान से खतरा, बंगला पाकिस्तान से खतरा, नहीं आज हॉलैंड से खतरा, जर्मन और इंग्लैंड से खतरा, रूस चीन और जापान से खतरा, नहीं किसी भगवान से खतरा। हमको बस दिल्ली से खतरा, दिल्ली की बी से खतरा, सत्ता और सरकार से खतरा, दिल्ली के दरबार से खतरा, दिल्ली की कसमों से खतरा, दिल्ली की रस्मों से खतरा और दिल्ली के घुटनों से खतरा। हमको है अपनों से खतरा। और मैं तो हूँ जनता का फहरी, चोट लगी है दिल पर गहरी, भारत को सोने नहीं दूंगा, माता को रोने नहीं दूंगा। भारत है बलिदान की धरती, भारत है वरदान की धरती। शब्द शब्द अंगार बनेगा, शब्द शब्द ओंकार बनेगा, शब्द शब्द ऐलान बनेगा, शब्द शब्द पैगाम बनेगा। उठो क्रांति का बिगुल बजा दो, भ्रष्ट तंत्र में आग लगा दो, चरण और आचरण बदल दो, अब पूरी व्याकरण बदल दो। फूल नहीं गुलदस्ता बदलो, नेता नहीं व्यवस्था बदलो, नेता नहीं व्यवस्था बदलो। जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये मैंने शुरू में कहा कि ये केवल एलबीटी का मसला नहीं है, ये केवल लोकल कुछ % टैक्स लेने का मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। और कवि जब अपनी प्रतिभा ऐसे शब्दों के साथ इस मुद्दे को जोड़ते हैं तो इसको बड़ा आयाम देने में कामयाब रहते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। आओ, बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है। हेलो हेलो, आप चलिए, शायद स्काइप पर बैंडविड्थ की समस्या कई जगह पर आती है, लेकिन हम नई तकनीक के आधार पर लोगों को अपने घर में बैठ के टीवी पे बोलने का मौका देते हैं। हम चाहते हैं कि आम आदमी टीवी पर आके अपनी बात को कहे। अब सारे टीवी चैनलों पर वही नेताओं को अदल बदल कर, लोगों अगर बदल दे चैनल का तो पता नहीं कि चैनल आप कौन सा देख रहे हैं, क्योंकि एंकर तो बदलते ही हैं, गेस्ट वही इधर उधर दौड़ाए जाते हैं और वही बातें आप घसी पीटी सुनते हैं। हम देश के आम आदमी को अपने घर में बैठ के स्काइप के द्वारा वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और यही हिंदुस्तानी जब अपनी बात कहता है तो ये लॉबिंग के आधार पर नहीं कहता, ये अपने पार्टी के नीति निर्धारण के आधार पर नहीं कहता, ये अपने देश की बात करता है। और इसलिए भले कभी कभी तकनीकी कोई समस्या आती हो, हम स्काइप की व्यवस्था हर हिंदुस्तानी के लिए जारी रखते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी, दिल्ली से भीषण कश्यप बोल रहा हूँ। बोलिए। आज मैं कहना चाह रहा हूँ इसके जड़ पे वार करना चाहिए जी। जो राज्यसभा के अंदर जितने उद्योगपति बैठे हुए हैं, अंबानियों
अंबानी हो, बंसल हो, सिंदल हो, जिंदल हो, कोई भी हो, और इनको निकाल के बाहर करना चाहिए। जो छोटे वर्ग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं उनको राज्यसभा में भेजना चाहिए, और ये ही कानून बनाएंगे, और ये बनाएंगे तो अपने फेवर का बनाएंगे, और ये गरीब जनता के बारे में नहीं सोचेंगे, या अपने वर्ग के बारे में सोचेंगे। मैं ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो नीति निर्धारण करने वाले हैं वो केवल बड़ों का सोचते हैं। जिस गांधी जी का नाम लेकर सरकार चलती है, हालांकि गांधी जी का नाम लेने वाले उनके ही अनुयायियों ने उनके विचारों की हत्या सबसे ज्यादा की है, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि नीति निर्धारण करने वाले लोगों ने हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि इस नीति का परिणाम सबसे अंतिम व्यक्ति पर क्या होगा, लेकिन यहां पर सबसे अंतिम व्यक्ति का विचार नहीं किया जाता। कोई नीति सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए नहीं बनाई जाती, वो सबसे पहले व्यक्ति के लिए बनाई जाती है कि इस नीति का परिणाम सबसे अमीर व्यक्ति को क्या होगा, और वो परिणाम भी फायदे में होना चाहिए, क्योंकि उसको फायदे में बदलने के लिए उसके पास सारे प्रकार की शक्तियां हैं, उसके पास धन बल है, उसके पास राजनीतिक बल है, उसके पास लॉबिंग करने के लिए तमाम सारे तरीके हैं, और बिकने वाले को खरीदने का भी उसके पास बल है। इसलिए गांधी जी का नाम लेकर चलने वाली सरकारें सालों से, स्वतंत्रता से लेकर आज तक, अंतिम आदमी का विचार करके नीति को निर्धारण नहीं करती। अगले कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, ओके। अभी जो हमारी जनता है, सब लोग बोलने के लिए इस वक्त टीवी पे बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये गलत है, वो गलत है, और सरकार गलत है। और अभी कर्नाटक के अंदर इसी सरकार को पूर्ण बहुमत से ला करके खड़ा कर दिया, तो हमारे अंदाजा से तो सरकार तो गलत नहीं है, हमारे देश की जनता गलत है। बोलने के लिए कुछ और बोलती है और करने के लिए कुछ और करके दिखलाती है। क्या इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या कैसे ये लोग सुधार सकते हैं अपने आप को, व्यापारियों को, खुद को? ये दूसरे को ही देंगे, विदेशियों को ही। इतनी ज्यादा देश समय तक ये लोग भारतीय गुलाम रहे हैं कि गुलामियत इनके सर पे चढ़ करके बोल रही है, और ना ही ये ऊपर उठ करके किसी से बात कर सकते हैं, ना ही अपने देश को सुधार सकते हैं। ओनली खाली ये लोग बोलेंगे और बोलने के बाद से चुप हो जाएंगे। कोई भी सरकार आवे, कितना भी हमको कुचल करके मरना पसंद करेंगे, उठ करके खड़ा होने के लिए नहीं। सुदर्शन न्यूज एक अकेला क्या करेगा किसी भी आदमी के लिए? सुदर्शन न्यूज एक अकेला क्या करेगा? सबको उठ करके खड़ा होना पड़ेगा और सरकार से जंग लेना पड़ेगा, तो जाकर के हम लोग सही सलामत सुधरेंगे और हमारा देश सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम जानते हैं कि अकेले से कुछ नहीं होता, लेकिन किसी भी विषय की शुरुआत किसी अकेले ने करना चाहिए। और लोग करें, हम चुप बैठे, ये हम नहीं मानते। हम कहते हैं कि हम शुरू करेंगे, हमारे साथ अपने आप कारवां बनेगा, क्योंकि सच्चाई के राह में साथी मिलना इतिहास बताता है कि ऐसे होता आया है। और हम तो उस पर भरोसा करते हैं जो उसकी नीति बनती है, वो इशारा करता है, वो बताता है कि ये रास्ता सही है, और हम इस दिशा पर चल पड़ते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ, जिस देश की राजनीतिक सोच ही विदेशी हो और अंग्रेजों भारत छोड़ो नहीं, अंग्रेजों भारत तोड़ो का नारा लगाने को मजबूर हो, जिस देश के अर्थशास्त्रियों की सोच ही शक के दायरे में हो, जो शासन इतने समय से अनाज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, फल सब्जियों रख रखाव की व्यवस्था के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रही हो, जिससे देश राजनीतिक तौर पर तो क्या सांस्कृतिक तौर पर भी गुलाम हो जाएगा। देश का चाल चरित्र चेहरा बदल जाएगा। भारत की गली मोहल्लों तक चावल आटा अनपढ़ों को कंप्यूटर तो तूने दे दिया, लेकिन थका हारा भारत जब घर आता है तो बगल की दुकान से 1 रुपए का तेल और 50 पैसे की चाय पत्ती से प्रतिदिन चलने पर विवश है। एफडीआई, वॉलमार्ट इस चरित्र की व्यवस्था को तहस नहस करने पर विवश करेगा। किसानों के केमिकल का प्रयोग करवाकर ज्यादा से ज्यादा फसल अपने तरीके से करवाएगा। एक तरफ जहां ऑर्गेनिक वस्तुओं का प्रचलन बढ़ रहा है, भारत केमिकल खाने पर मजबूर होगा। पहले किसान को फायदा होगा, अंततोगत्वा किसान को विदेशी सोच में काम करने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि लाने ले जाने रख रखाव की व्यवस्था विदेशी नियंत्रण होगा। यही क्या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कर चुकी है। राजा महाराजा सोते रहे, देश गुलाम हो गया। एक सोच देश को तब बदल गई जब देश हार कर कलंकित हुआ। जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश की तकदीर बदल गया। वही अनाज बट रहा है, वही किसान कट रहा है। किसान फंदा तो जवान सर कटाने को मजबूर है।
राजनीतिक आईपीएल चल रहा है, राजनीतिक आईपीएल चल रहा है, राजनीतिक आईपीएल चल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। वाह, क्या क्या बातें कॉलर कहते हैं और कितने अच्छे अच्छे तर्कों के साथ विषय को आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। हाँ। जिस आजाद देश में 15 रुपए का एक बोतल पानी मिल रहा है और बांट रहा हूँ और प्रधानमंत्री रिमोट से चलता हूँ और न्यूज चैनल विदेश से चलता हूँ, उसमें एफडीआई का देश को बेच डालेंगे और जिस देश की जनता शराब पे बिक जा रही है उस देश का क्या होगा भगवान ही मालिक है। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं आदर्श बोल रहा हूँ बीना से। हाँ। और मेरा मानना है कि एफडीआई उतना अफेक्ट नहीं करेगा भारत को, क्योंकि छोटे लोगों को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि छोटे दुकानदार अपनी जगह पर रहेंगे और जो बड़े मॉल हैं वो अपनी जगह पे। तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा छोटे दुकानदारों को। ये आकलन इतना सतही है, इसको डिटेल में अगर हम करते हैं तो कई चीजें हम इसमें देख सकते हैं। जो बात अभी कॉलर ने कही कि आपने एक हाथ में लैपटॉप दे दिया, दूसरे हाथ में स्मार्टफोन दे दिया, कहने के लिए तो आपने वाईफाई का नेटवर्क देश भर में खड़ा कर दिया, लेकिन पेट भरने का नेटवर्क इतना वीक हो गया है कि बगल के दुकान से रुपए का तेल और 25 पैसे का नमक लाने के लिए भी वो मजबूर है। ये 2-5 रुपए की खरीदी वॉलमार्ट नहीं देगा। फटे नंगे व्यक्ति को वॉलमार्ट के स्टोर में प्रवेश ही नहीं होगा और उसके लिए तो ये दुकान जो है छोटी रिटेल की दुकान है, यही एक आशा केंद्र है। कभी उसके जेब में पैसे भी नहीं है। वो जानता है दुकानदार कि मेरा मोहल्ले का रहने वाला है, इसकी नौकरी छूट गई है, अगले कुछ दिनों तक इसको मुझे कुछ देना चाहिए, क्योंकि इसके दादा को भी इसने देखा है, इसके पिता को भी उसने देखा है और इस परिवार को सालों से जानता है। तो यही उसका एक तरीके से इंश्योरेंस है या यही उसका एक तरीके से क्रेडिट लिमिट है। ये क्रेडिट लिमिट वॉलमार्ट इस देश के आम आदमी को नहीं दे सकता। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए। उत्तरदायित्वहीन शासन ने लोगों और देश को लूटने का एक साजिश रच रखा है। हाँ। कांग्रेस की सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 2 निर्णय अपने सरकार के को दाव पे लगा के ली। पहला परमाणु रिएक्टर का मुद्दा और दूसरा खुदरा बाजार में एफडीआई लाने का मुद्दा। ब्रह्म चिलानी जो रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं परमाणु रिएक्टर में भी राष्ट्रमंडल खेलों से ज्यादा का घोटाला हुआ है। और एफडीआई के मामले में वार्ड बार ने अमेरिकी संसद को बताया कि उसने एफडीआई के पक्ष में लॉबिंग करने के लिए कई सौ करोड़ रुपए खर्च किए या किसके पास गया या आज तक विदित नहीं हो सका। मैं यह एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज किसान और ये दुकानदार ये सबसे प्रथम लक्ष्य है जो है एफडीआई के। आज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सन 1910 में मात्र 24 लाख लेकर आई हिंदुस्तान यूनिलीवर ने का बजट 2010-11 में उसका वार्षिक टर्नओवर 21,348 करोड़ रुपए हो गया और उसकी कुल परिसंपत्ति 2,679 करोड़ रुपए हो गई। यह पैसे हमारे देश से हमारे लोगों के द्वारा लाया गया। आज गांव का किसान जो कुम्हार घड़ा बनाता था वो आज उसकी जगह देसी कंपनियों ने फ्रिज ने ले लिया। आज मोचियों का बाजार खत्म हो गया, बाटा ने उसका जगह ले लिया। आज स्थिति ऐसी खराब होती जा रही है, किसान भी इनके धीरे धीरे गुलाम बन जाएंगे। देश दांव पर लगा है। राष्ट्रवादी शक्तियों का आह्वान है कि वह खड़े हो और इसका जमकर विरोध करें। प्रतिबंधित दवा तथा अन्य उत्पादों का जो कचरा विदेशों में नहीं बिकता वो हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां खुले तौर पर बेचती हैं। एलोपैथी की सैकड़ों दवा, कीटनाशक के, परमाणु बिजली घरों की रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ खतरनाक तरीके से प्रयोग हो रहा है। यह देश के साथ गद्दारी हो रही है। शासन में बैठी हुई सरकार देश के साथ और लोगों के साथ गद्दारी कर रही है। भोले लोगों को ठगा जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। भोले लोगों को ठगा जा रहा है, लेकिन ये ठगने का व्यापार लगातार जारी है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार सुरेश जी। आप बोलते रहिए। हाँ सुरेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को जो आपने आज ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है एफडीआई के ऊपर, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज सर ये जो एफडीआई जो आई है हिंदुस्तान में, ये जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान को फिर दोबारा गुलाम बनाने की एक कोशिश है।
जो वो गांधी जी थे सर, जिन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया और आज हमारी सरकार इनको खुश होकर के अपना रही है। तो जहाँ तक सर मैं सोचता हूँ कि प्रतनता की गुलामी की वो जंजीर है जो हमारे ऊपर हमें फिर वही पहनाई जा रही है, और वो दिन दूर नहीं कि हम फिर इन FDI के गुलाम बन करके रह जाएंगे। तो सर मेरी बस यही इस सरकार से उम्मीद है कि वो इसके ऊपर कोई सख्त कदम उठाए और इसका बहिष्कार करे, और आम हिंदुस्तानी सभी मिलकर के इसका बहिष्कार करें। धन्यवाद। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ भैया, हम भोलेनाथ बोल रहे हैं। हाँ, इस देश का भला केवल भोलेनाथ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो केवल देश को कभी वॉलमार्ट आएगा, कभी FDI आएगी, कभी अपराध आएगा, कभी आतंकवादी आएंगे, कभी कुछ भी आएगा, लेकिन यह आम आदमी, आम जनता के बारे में ये कभी नहीं सोचते हैं। और पब्लिक भी इतनी, मतलब क्या कहा जाए, जो नहीं कहना चाहिए, पब्लिक भी केवल दारू और पैसा ले करके, मुर्गा मांस मछली खा करके और इनको वोट दे करके इनको जिराती है, और इसी के पात्र पब्लिक भी है। इस देश को कितना आप आगे ले जाएंगे? हमको तो यह भी डर लगता है कि कहीं आपके चैनल को ये सब का सभी नेता मिलकर के, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, चाहे कोई भी दल हो, आपके चैनल को ये बंद करने के फिराक में न लगे हो कि ये तो हमारे लिए विद्रोह कर रहा है। और हमको तो डर लग रहा है कि आपके चैनल को ये बंद न करने सब, और इस देश का केवल भोलेनाथ के अलावा और कोई भला नहीं कर सकता है। पब्लिक भी उसी की पात्र है। ये अंग्रेजों के आप जिनका डर दिखा रहे हैं, इनसे भोलेनाथ ज्यादा बड़े हैं, इसलिए चिंता मत करिए। हमारे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र करने का प्रयास करने वाले को हम दिखाने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी औकात इस देश में इस औकात का तो कोई दिखता नहीं है। ये जो चोर होते हैं, ये सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। ये वार करते हैं वहां जहां पर प्रतिवार होने की इनको संभावना नहीं दिखती। आप चिंता मत करिए, ये सब करने के लिए हम पूरे तैयारी के साथ उतरते हैं, और जिस भोले का सहारा आप लेते हैं वही हम मानते हैं कि हमारे साथ है। इसलिए किसी के खिलाफ भी आपके लिए टकराने से हम पीछे नहीं हटते। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। ठीक, बोलिए। हाँ, आप लाइन में जुड़ चुके हैं। हाँ, लाइन में तो हैं। हाँ, क्या कहना है आपको? कहना यही है कि पहले तो आपको धन्यवाद देंगे ऐसा प्रोग्राम लाने के लिए। हाँ, बधाई। और इसके बाद हम कहेंगे कि कांग्रेस में अभी नेता देश में है कहा, तो सब देश के गद्दार भरे हुए हैं उसमें, देश को बेचने के लिए हैं, चाहे जिस रास्ते से बेचे। सबसे पहले आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा देश के नागरिकों से कि एक भी कांग्रेसिया को लोग वोट नहीं दे। धन्यवाद। हम यहाँ स्वागत है, आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से LBT के नाम पर अब ये षड्यंत्र देश भर में सब जगह पर लाने की तैयारी हुई है, इसको व्यापारियों ने विरोध करने की जरूरत है। व्यापारी इसको जो विरोध कर रहे हैं, इसको आम व्यक्ति ने साथ देने की जरूरत है। मीडिया ने उनके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये LBT केवल LBT स्थानिक कर नहीं है, ये विदेशी षड्यंत्र का बड़ा हिस्सा है। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है? हेलो। हाँ, नमस्कार सुरेश जी, राजकमल बात कर रहा हूँ, मीरा रोड से। हाँ, LBT मीरा भाईंदर में 2010 से लागू है, और अभी जो चल रहा है वो इतना इसमें मतलब ये पेनफुल है कि पूछो मत। इसमें अभी एक तो रेट का जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि लोग आउटसाइड से आते हैं और सीधा खाली करते हैं और चले जाते हैं। हाँ, जो 4 का कमाता है वो विदाउट मार्जिन के है, और जो इसमें रेट का डिफरेंस आ रहा है सबसे बड़ा। और एक छोटे व्यापारी को इसमें अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप खुद व्यापारी हैं? आप खुद व्यापारी हैं? हाँ, मैं व्यापारी भी हूँ और आपका नागरिक पत्रकार भी हूँ। मैंने इस पे मतलब इसका पड़ताल किया था। तो इसमें इतना छोटे छोटे व्यापारी जो आते हैं उनको मतलब इतना परेशानी होता है कि आप चीज लेके आओ, वो आदमी अकेला आदमी काम करने वाला अपना दुकान बंद करके और ये म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में LBT विभाग में चक्कर काटते हैं, और उनको ये इतना तकलीफ हो रहा है। और आज 1 महीना हो गया, इस पे कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा है। तो आगे इस पे क्या होने वाला सर?
बिल्कुल, ये कुछ जो होना है वो आपके पक्ष में होना चाहिए, हमारे पक्ष में होना चाहिए, देश के पक्ष में होना चाहिए, इसलिए ये कार्यक्रम है और इसलिए आप सब आवाज उठाइए, हम चाहते हैं। लेकिन ये वॉलमार्ट के पक्ष में हो, ये एफडीआई के पक्ष में हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत का बाजार खुला करने के पक्ष में हो, इसलिए बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन इस देश का अगर आदमी एक साथ आता है तो यह संभव है कि इसको रोका जाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, मैं कोल्हापुर से घनश्याम भाई बात कर रहा हूँ, व्यापारी महासंघ से। हाँ बोलिए घनश्याम भाई। आज जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये ऑक्ट्रा के बदले एलबीटी टैक्स लगाया हुआ है, हाँ। और पिछले लगातार 25-26 दिनों से महाराष्ट्र के सभी कॉर्पोरेशन एरियाज में जो व्यापारी लोग स्ट्राइक पे गए हुए हैं, बेमीडिया हड़ताल पे गए हुए हैं, इसकी शुरुआत कोल्हापुर में 2011 से चल रही है। पहले भी हम लोगों ने 15 दिन का बंद कर दिया, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया, फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे। व्यापारियों का टैक्स देने में कोई विरोध नहीं है, सिर्फ टैक्स के नाम पर इंस्पेक्टर राज लाया जा रहा है, करप्शन बढ़ाने वाला एलबीटी नाम का लोकल वैल्यू टैक्स लाया जा रहा है, जो दुनिया में कहीं नहीं है, कांग्रेस के शासित राज्यों में भी नहीं है। वो सब जबरदस्ती मुंबई और अदर बड़े बड़े शहरों में लगाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो इसके ऊपर हम व्यापारियों ने बहुत से आंदोलन किए हैं। पहले भी हम 2011 से कोल्हापुर में शुरुआत हुई थी, 14 दिन का बंद रखा गया था। बाद में हम लोगों ने सीएम के ऊपर भरोसा किया, फिर भी सीएम आज 2 साल से हमारी बात नहीं सुन रहे। फिर से हम आज 9वां दिन है हमारा कोल्हापुर में भी स्ट्राइक का। यहाँ लोगों को बड़े बड़े मॉल सभी बंद है, सभी व्यापारी एक ताकत से लड़ रहे हैं। हमने कल ही कैंडल मार्च भी निकाला था। इससे आगे हम सरकार को खुद का नुकसान और जनता को तकलीफ नहीं देंगे। एक दिन से अगर सरकार नहीं मानेगी तो 1 रुपया भी वैट नहीं भरेंगे और महात्मा गांधी जी का असहकार आंदोलन इस देश में फिर से छिड़ा जाएगा और सरकार की आर्थिक नाकाबंदी करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। टैक्स व्यापारी अपने जेब से नहीं भरता, वो जनता से वसूल करके भरता है। वी आर रियल कलेक्टर, हम लोग कलेक्टर है, बिना पैसे के हम कलेक्ट करके दे रहे हैं और जनता की जेब से हम और महंगाई नहीं बढ़ाना चाहते, इसीलिए हम एलबीटी का विरोध कर रहे हैं। एक अगर एलबीटी लगाएंगे तो एक दुकानदार को कम से कम 5,000 रुपए का आदमी रखना पड़ेगा। ऐसे 25,000 दुकानदार कोल्हापुर सिटी में है तो उनका करोड़ों रुपए का खर्चा वो व्यापारी अपने जेब से नहीं डालेगा, कस्टमर से जेब से निकालेगा। तो 5% जो टैक्स लगा रहे हैं वो और अनदर 5%, ऐसा 10% महंगाई बढ़ेगी। इससे बड़ी बात यह है कि करप्शन जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है इस देश में और ज्यादा बढ़ेगा और वापस इंस्पेक्टर आ जाएगा। इसके विरोध में हम लोग एलबीटी के लिए है। हम लोगों ने तन मन धन से हम सरकार से लगातार बातचीत करें, लेकिन सरकार गेंदे की कतली हो गई है। उसे सिर्फ प्रशासन में लोगों की बातें समझ में आती है। सेक्रेटरी के सिवा हमारे जो पृथ्वीराज बाबा है सीएम, वो सिर्फ मौनी बाबा है। वो एक तो हाईकमान कांग्रेस की सुनते हैं या फिर सेक्रेटरियों की सुनते हैं। कोल्हापुर में आदर्श से लेकर महाराष्ट्र में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। जो शिवाजी महाराज और संतों का राज्य था, ये अभी सब लुटेरों का राज हो चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा और दुनिया में कहीं नहीं वो एनवायरमेंट टैक्स भी लगाया हुआ है 15 साल के ऊपर की गाड़ियों को। जनता अब इससे आगे कुछ सहन करने की मानसिकता में नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री साहब को हम यही प्रार्थना करेंगे हमारी महालक्ष्मी माता से, हम लोगों ने यहाँ पे महालक्ष्मी को अभिषेक भी किया और विनती भी की है माता को कि जल्द से जल्द सीएम को सद्बुद्धि दे और वो जनता की परेशानी समझे और एलबीटी टैक्स वापस ले, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद। आपने महालक्ष्मी माता का, देवी का अभिषेक किया आप कह रहे हैं, लेकिन यहां राज्यकर्ताओं के पास तो वॉलमार्ट की लक्ष्मी पहले पहुंच चुकी है। उसकी ईमानदारी उनके लिए अनिवार्य है क्योंकि उसको वापस लौटाने की हिम्मत इस देश के किसी राजनेता में नहीं है। लक्ष्मी तो जरूर कोल्हापुर की आंखें खोलेगी, लेकिन इनकी अंधी लक्ष्मी इनको अंधे रास्ते पर लेके जा रही है। रही बात पृथ्वीराज चौहान की, उनका क्या कहना, ये तो मनमोहन सिंह के मौनी के दूसरे अवतार है और वो आपकी या लक्ष्मी की बात नहीं सुनते। उनकी लक्ष्मी तो दिल्ली में बैठी है, इसलिए यहां से आदेश आएगा तो ही कुछ होना है। चलते हैं अगले कॉलर के पास। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। मैं ये बात कह रहा हूँ, जब सानिया मिर्जा एक प्रॉपर ड्रेस के अंदर बैडमिंटन का खेल खेलती है, हाँ, तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं। जब सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान जब खेलते हैं तो उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं सर? नहीं, ये आज के विषय से इसका क्या संबंध है? संबंध ये है सर कि फिल्मों के अंदर जो ड्यूल सॉन्ग चल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। मैं कॉलर को बार बार कहता हूं कि हम जानते हैं कि आप विभिन्न विषयों पर बोलना चाहते हैं। पिछले किसी विषय पर आप कॉल करना चाहते थे, वो विषय खत्म हो चुका है। आज हम एलबीटी पर बात करें और इसी विषय पर अगर कॉल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम आपको
परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होगा अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो। भारत के व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। भारतीय व्यापारियों पर छोटे छोटे गैर कानूनी टैक्स लगाकर उन्हें बाजार से खत्म करना है ताकि वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के व्यवसाय को बढ़ाया जा सके। जब देश के छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे तो खुद ब खुद ही लोग वॉलमार्ट और टेस्को जैसी कंपनियों की दुकानों से दैनिक जीवन का सामान खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। देश का बाजार विदेशी कंपनियों के हवाले हो जाएगा। जब सरकारें देश के व्यापारियों पर छोटे छोटे और गैर कानूनी टैक्स लगाकर उन्हें खत्म कर देगी तो ऐसे में विदेशी कंपनियां अपने पैर आसानी से पसार लेंगी। भारत में महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी। जब पूरे बाजार पर विदेशी कंपनियों का अधिकार होगा तो ये बाजार की कीमत अपने अनुसार ही तय करेगी। ये कंपनियां कभी ग्राहक को ध्यान में रखकर अपना व्यवसाय नहीं करने वाली, इन्हें तो केवल अपना मुनाफा कमाना है। भारतीय किसान कम कीमत पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हो जाएगा। ये विदेशी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए ही भारत में अपने पैर पसारना चाहती हैं। कई भारतीय मंत्रियों को इन कंपनियों ने इसके लिए घूस दी है। इसका खुलासा ये कंपनियां खुद कर चुकी हैं। ऐसे में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनियां किसानों की फसल को उचित दामों पर खरीदेंगी। देश की जनता महंगी वस्तुएं खरीदने पर मजबूर होगी। जब किसान अपना माल सिर्फ इन कंपनियों को बेचेगा तो आम आदमी इन कंपनियों से ही अपने दैनिक जीवन का सामान खरीदने पर मजबूर होगा। ये कंपनियां विदेशी माल को भी आसानी से भारत के बाजारों में खपा देंगी। हम साथ साथ में कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन समय की कमी के कारण हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। सुशील गुप्ता, जयपुर से। हाँ, ये सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन वॉलमार्ट और ये इसके लिए देख रहे हैं तो इसके अंदर तो क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी स्वयं इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी आपके वाड्रा ने और राहुल गांधी ने काफी जमीन खरीद रखी है। तो एक तरीके से राजनीतिक तौर पर तो इन्होंने देश को हथिया ही रखा है। दूसरा, व्यापार के तौर पर भी देश को हथियाना चाहते हैं, और व्यापार के तौर पर जब देश को हथिया लेंगे तो हम कांग्रेस के आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे, और आर्थिक रूप से गुलामी प्राप्त करने के बाद में हम इनका कुछ नहीं कर सक पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको ये चाहिए कि इस कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल करके बाहर करना चाहिए, और उसके बाद राष्ट्रभक्तों को इस देश को सौंपना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। मैं दिलीप पंजाबी बोल रहा हूँ उल्लासनगर से। हाँ सर, ये एलबीटी की शुरुआत हमारे उल्लासनगर शहर से ही हुई थी। हाँ। और इस हड़ताल में हमारे उल्लासनगर व्यापारी बहुत कम साथ दे रहे हैं सर। हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज की तारीख में हमारे भारत देश को भ्रष्टाचार का देश कहा जाता है। बिल्कुल। और ये कांग्रेस सरकार जो हमारे देश को दीमक की तरह चाट रही है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं सर। धन्यवाद। हम उपाय भी देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, सरकार तुरंत एलबीटी को वापस ले। व्यापारियों पे लोकल बॉडी टैक्स लागू करना एक तरह से छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने का आसान तरीका है। अगर वाकई सरकार इन व्यापारियों का भला चाहती है तो तुरंत एलबीटी को वापस लिया जाए। रिटेल में एफडीआई वापस लेने के लिए भी विरोध हो। अगर रिटेल में एफडीआई लाते वक्त इनका व्यापक विरोध प्रदर्शन होता जिससे सरकार की जड़ें हिल जाती तो सरकार रिटेल में एफडीआई को तुरंत वापस ले लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक बार फिर एलबीटी और रिटेल में एफडीआई के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। सरकार प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों से तुरंत बात करे। अभी तक आम जनता पूरी तरह से इन व्यापारियों के समर्थन में नहीं आई है, लेकिन अगर सरकार ने व्यापारियों की बात नहीं सुनी तो आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन आम जनता तक पहुंच जाएगा। विपक्षी पार्टियां एलबीटी के खिलाफ खड़ी हों। देश की विपक्षी पार्टियों का देश के इन व्यापारियों के खिलाफ खड़ा होना बेहद जरूरी है, नहीं तो देश की आम जनता में यह संदेश जाएगा कि सरकार और विपक्ष मिलकर देश को लूट रहे हैं। स्वदेशी संस्थाएं आगे आकर व्यापारियों के साथ खड़ी हों। देश में कई ऐसी स्वदेशी संस्थाएं हैं जो स्वदेश निर्मित चीजों के बारे में जागरूकता पैदा करती हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि ये संस्थाएं आगे आकर भारतीय व्यापारियों के पक्ष।
ये पूरा मुद्दा हमने आपके सामने रखा। हम दोबारा कहते हैं कि वैसे तो हम टैक्स का समर्थन ही नहीं करते, क्योंकि जिस देश का लाखों करोड़ रुपया विदेश में पड़ा हो वहां पर टैक्स लेने की जरूरत ही क्या है। जो भी आपको हिम्मत दिखानी है, जो भी आपको पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों को या भारत के फाइनेंस मिनिस्टर को हिम्मत दिखानी है, तो हिम्मत विदेश में पड़े हुए भारत के लाखों करोड़ रुपए को वापस लाने के लिए दिखाएं। 30 सालों तक तो इस देश में कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। इस देश में लगातार 30 सालों तक आप फ्री में शिक्षा दे पाएंगे। इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि उस टैक्स से आने वाले कई उद्योग यहां पर लगेंगे। लेकिन यह करने के बजाय एक तरीके से दीमक की तरह आम आदमी के जीवन को कुचला जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों के ऊपर अलग अलग टैक्स लगाकर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो उसी स्थिति में रहे, बल्कि और नीचे जाए और सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हौसला ही नहीं जुटा पाए। ये ऐसी लूट केवल एक टैक्स के नाम पर नहीं तो कई प्रकार से चल रही है। इसके विरोध में अगर देश एक साथ एकत्र होकर खड़ा नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर यह लूट नहीं रुकेगी। हम आशा करते हैं कि देश इसको समझेगा। व्यापारियों की आवाज केवल व्यापारियों के लिए नहीं है, क्योंकि जब व्यापारी मारा जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था मारी जाएगी, और भारत की अर्थव्यवस्था मारी जाएगी तो हमारी आर्थिक आजादी खत्म होगी। अगर हमें आर्थिक रूप से आजाद रहना है और हमें लोकतांत्रिक तरीके से आजाद रहना है तो हमें आर्थिक आजाद रहना भी उतना ही जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।